Assalamu alaikum to all my students. My name is Kashif Ali and I have to present the biology lecture of first year, and the topic today we have discussed is introduction to biology. So scientists, all the scientists, what is life? Scientists describe the life in many ways. यानी साइंटिस्ट ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं जो लाइफ है, जो चल सकते हैं वो ज़िंदगी है, जो चल नहीं सकते वो ज़िंदगी नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट लाइफ को इस एक पहलू पे ही नहीं रखते, उसमें वो कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होती है। नंबर वन, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से कंबाइंस है। नंबर वन लाइफ, नंबर टू स्टडी। अब स्टडी मीन्स तो लाइफ जो है वो साइंटिस्ट उसको मैनी तरीकों से लेते हैं कि एक तरीका नहीं कि फलां एक पॉइंट से कि जो चल सकती है वो ज़िंदगी है, जो चल नहीं सकती वो ज़िंदगी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। साइंटिस्ट लाइफ कहते हैं ग्रो, जो ग्रो कर सकती है, यानी उसकी अप हो सकती है, जैसे हम छोटे होते हैं फिर हमारे कद बढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स हैं वो भी ऊपर बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि नंबर वन तो ये होना चाहिए कि जितनी भी लाइफ है वो क्या करनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि लाइफ के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करनी चाहिए, रिप्रोड्यूस करने चाहिए। रिप्रोड्यूस मीन डैट कैन प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन, वो अपने आगे बच्चे भी पैदा कर सके। जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन पैदा नहीं कर सकते इसका मतलब है उनकी कोई लाइफ नहीं है। जैसे हम म्यूल की एग्जांपल देख लें, म्यूल स्पीशी नहीं है, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे स्पीशीज में भी काउंट नहीं करते और इसके लाइफ चांसेस भी बहुत कम होते हैं। यानी जब वो डेड हो जाएगा तो उसके बाद उसका नेक्स्ट कोई मेंबर नहीं होगा जो उसकी लाइफ को आगे कैरी ऑन करेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि लाइफ के लिए ज़रूरी है कि वो ग्रो भी करे, नेक्स्ट रिप्रोड्यूस भी करे, यानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी बनाए, और उनमें मेटाबॉलिज्म भी हो। मेटाबॉलिज्म मीन उनमें केमिकल रिएक्शंस भी होने चाहिए, कैटाबॉलिज्म भी होनी चाहिए, एनाबॉलिज्म भी होनी चाहिए। यानी मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस आते हैं, कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म भी होती है। कैटाबॉलिज्म क्या होती है कि बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना जो है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट मेक्स कैटाबॉलिज्म, उसमें खुराक के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, खुराक के छोटे टुकड़ों को मिला के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। जैसे जो भी हम फूड खाते हैं वो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, वो सारे कंबाइन होकर देन हमारी बॉडी के प्रोटीन, लिपिड, फैट्स बनाएंगे। इसका मतलब है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये लाइफ के उसके बाद वो कहते हैं लाइफ रिस्पायर भी करनी चाहिए। रिस्पायर मीन उनमें रिस्पायरेशन होनी चाहिए, यानी वो सांस भी लेते हो। अच्छा, रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी नहीं, हम तो बेसिकली ये कहते हैं कि रिस्पायरेशन ये होता है कि ऑक्सीजन अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, लेकिन साइंटिस्ट ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं रिस्पायरेशन किसी तरीके से भी हो सकती है। जैसे बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जा रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पायरेशन नहीं कर रहे। तो रिस्पायरेशन को ऑक्सीजन के हवाले से हम नहीं कह सकते। रिस्पायरेशन ओवरऑल ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी गैसेज का आना और जाना। ये नेक्स्ट पहले हमने जो स्टडी की थी वो उसमें हमने बायोलॉजी के बारे में स्टडी की थी कि उसमें बायोलॉजी का मतलब लाइफ होता है, बायोलॉजी मीन स्टडी होती है। लाइफ के हमने फिर एस्पेक्ट भी देखे थे कि हम लाइफ किसको कहते हैं। उसमें हमने कहा था कि रिस्पायर करनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, रिप्रोड्यूस करनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए। ये हमने उसके बेसिक्स जो अजम्पशन थी, ज़रूरी चीज़ें जो लाइफ के बारे में। नेक्स्ट फील्ड या ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। नंबर वन जो है वो इकोलॉजी है। अच्छा, इकोलॉजी जो है ना वो इकोसिस्टम से निकला है। इकोसिस्टम क्या होता है, माहौल जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम से निकला है, और लॉजी वही जिस तरह बायोलॉजी के साथ था, लॉजी तो उसका मतलब स्टडी था। तो इकोलॉजी किससे निकला है, इकोसिस्टम से, यानी इसमें हम इकोसिस्टम का मुताला करेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें कोई भी जानदार रहता है वो उसका क्या होता है, इकोसिस्टम। जैसे मेंढक है तो वो तालाब में रहता है, वो उसका इकोसिस्टम है। लायंस हैं एंड मैनी अदर वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो उनका इकोसिस्टम है। हम अपने घर में रहते हैं वो हमारा क्या है, इकोसिस्टम है। कोई जानदार जहाँ पे भी रहता है वो उसका इकोसिस्टम कहलाता है, कहीं पे भी वो हो सकता है। जैसे मैं इस रूम में हूँ तो ये मेरा क्या है, एक थोड़े से टाइम के लिए ये मेरा क्या है, इकोसिस्टम है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैंने लाइफ गुजारनी है। तो इकोसिस्टम के में हमने सिर्फ ये नहीं स्टडी करनी होती कि इकोलॉजी में इकोसिस्टम का मुताबिक, इकोसिस्टम के पार्ट्स भी हैं, कुछ लिविंग पार्ट्स भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट्स भी होते हैं।
इकोसिस्टम के जो लिविंग पार्ट्स होते हैं, जिंदा जो पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर। जैसे अभी इधर मैं यहाँ पे इसका रूम में हूँ, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, या इस पूरे एरिया में हूँ, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग भी हैं, जो नॉन लिविंग भी हैं। तो जो लिविंग चीज़ें होंगी मेरे इर्द गिर्द या किसी भी जानदार के इर्द गिर्द, उसके इकोसिस्टम में जो लिविंग चीज़ें होंगी वो उसका बायोटिक फैक्टर्स कहलाएगा। और उस जानदार के इकोसिस्टम में जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, मुर्दा चीज़ें, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे बायोटिक में क्या आ जाएगा, एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे क्या है उसके, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये उसके बायोटिक फैक्टर्स है। तो इकोसिस्टम में हम माहौल का मुताला करते हैं, और माहौल के दो पार्ट्स होते हैं, एक लिविंग पार्ट्स होता है और एक नॉन लिविंग पार्ट्स होता है। माहौल का जो लिविंग पार्ट्स होता है उसको हम बायोटिक कहते हैं। बायोटिक में बायो मीन लाइफ, यानी जो जिंदा चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये उसके लिविंग पार्ट्स में आ जाएंगे माहौल के। और माहौल के या इकोसिस्टम के जो नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं उनको हम एबायोटिक कहते हैं। इसमें सनलाइट आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स, लाइट आ जाएगी, ये इकोसिस्टम के किस पार्ट्स में आएंगे, एबायोटिक। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी जो है ना, वो वर्ड एम्ब्रियो से निकला है। एम्ब्रियो मीन सीड, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जब पैदा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दो पार्टनर्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें एक जानदार से ही दूसरा जानदार बन जाता है। लेकिन जो एसेक्सुअल है ना, जिसमें एक जानदार से ही दूसरा जानदार बन जाता है, उसमें ना एम्ब्रियो वाला कंसेप्ट नहीं होता। एम्ब्रियो वाला कंसेप्ट मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जिसमें दो मेंबर होते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल के स्पर्म्स होते हैं, फीमेल के एग्स होते हैं, वो जब कंबाइन करते हैं तो उनके कंबाइन करने से जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी में नाम से ही जाहिर है, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, इन एम्ब्रियोलॉजी वी विल स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि एम्ब्रियो प्लांट्स का भी हो सकता है, एम्ब्रियो एनिमल्स का भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में वी विल स्टडी अबाउट द एम्ब्रियो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाउ एम्ब्रियो इज फॉर्म। Embryo, when development occurs in embryo, the embryo develop into new individual. Like me, in first real stage, ठीक है, in the mother, ठीक है, there was an embryo which were developed in 280 days, यानी 280 दिन एम्ब्रियो को लगते हैं मुकम्मल ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने में, ठीक है। तो एक एम्ब्रियो जो अगर है तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं 280 दिनों में। वो एम्ब्रियो तो इस तरह होता है, गोल बिल्कुल, ठीक है। अब उसमें ऐसी कौन सी चेंजेस आई हैं कि उसके हाथ भी निकल आया, पाँव भी निकल आया, आंखें आ गई, मुंह आ गया। तो ये सारी स्टडी हम स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में कि एक एम्ब्रियो तो सिंपल ऐसे होता है, गोल। अब इस एम्ब्रियो में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट आई है 280 दिन में, हर किसी का टाइम पीरियड मुख्तलिफ होता है। कुछ एम्ब्रियो ऐसे हैं जो 280 दिन में मुकम्मल डेवलप होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियो 280 डेज में ऑलमोस्ट 9 मंथ बनते हैं, उसमें मुकम्मल डेवलपमेंट हो जाती है एम्ब्रियो की। कुछ ऑर्गेनिज्म है 1 महीना, 1.5 महीना, कुछ को 2-3 दिन। मच्छर जो है वो तो आई थिंक सेकंड्स के हिसाब से उसके एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि एक एम्ब्रियो जो इस तरह का होता है उसमें आखिर कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस आती हैं जिसकी वजह से वो न्यू इंडिविजुअल एक मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाता है, जिसका ब्रेन भी होता है, आइज भी होती है, भी होता है। इस तरह ये कैसे होता है? ये पहले अल्लाह ताला ने कोड फिट किए होते हैं इस एम्ब्रियो में। इस एम्ब्रियो में अगर 50,000 सेल्स हैं या 10,000 सेल्स हैं, वो सेल्स पहले डिफाइंड होते हैं, यानी उनके जिम्मे काम लगाया गया होता है कि यू शुड बी कन्वर्ट इनटू आइज, यू शुड बी कन्वर्ट इनटू हेयर्स, यू शुड बी कन्वर्ट इनटू लेग्स, you should be converted into arms, you should be converted into nose, you should be converted into mouth। तो ये इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इस एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन मीन के उनको काम बता दिए जाते हैं कि तुमने इस पार्ट्स में कन्वर्ट होना है, तो उसमें तुमने इस पार्ट में कन्वर्ट होना है। ये जो सारी स्टडी है कि एक एम्ब्रियो था, फिर उसके अंदर किस तरह डिफरेंशिएशन हुई, किस तरह उसमें चेंजेस आई। पहले ये तो एक सेल होता है एम्ब्रियो, फिर 4 बनते हैं, फिर 8 बनते हैं, फिर 16 बनते हैं, फिर 24, इस तरह सेल आगे आगे डिवाइड होते जाते हैं। और डिवीजन की वजह से
एक एम्ब्रियो जो है वो मुकम्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से निकला है। एम्ब्रियो उस चीज़ को कहते हैं जिसमें डेवलपमेंट होती है और वो मुकम्मल जानदार में तब्दील हो जाता है। स्टडी ये करनी है, एक एम्ब्रियो जो था जो बिल्कुल गोल फॉर्म में था, क्या हुआ है उसमें, ऐसी कौन सी डेवलपमेंट आई है, ऐसी कौन सी चेंजेस आई हैं, कुछ एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार ही बन गया है। ये स्टडी किसमें की जाती है, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट जो है ना वो मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी फॉर्म से निकला है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी इसमें हम देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी फॉर्म, शक्ल, स्ट्रक्चर, साख्त वो किस तरह बना हुआ है, ठीक है, उसके बॉडी पार्ट किस तरह, जैसे हम यानी इसमें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब फॉर्म दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल फॉर्म्स और एक होती है इंटरनल फॉर्म। अब एक्सटर्नल फॉर्म क्या है, अब मेरी मॉर्फोलॉजी क्या है, वी हैव 2 arms 2 legs spectacles, ठीक है, मार्कर, ठीक है, ये मेरी क्या है, मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ये होती है कि जिसमें आप बैरूनी तरीकों से देख सकते हैं, यानी बाहर से देखें कि वो कैसे बेंड कर रहा है, या उसके कितनी एग्स हैं, कितनी आइज हैं, उसकी हेयर हैं कि नहीं है, ये उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। तो मॉर्फोलॉजी में फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जिसमें जानवरों की साख्त और शक्ल का मुताला किया जाता है। तो मॉर्फोलॉजी दरअसल इसमें हम जानवरों की शक्ल और साख्त का मुताला करते हैं। अब दो तरह की स्टडीज में होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी उसकी बैरूनी साइड पे क्या है जो आपको नजर आ रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं होता, सॉफ्टवेयर वो होते हैं दैट यू कैन नॉट टच देम, यानी इंटरनल जो भी मटेरियल्स होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं दैट यू कैन टच सी। तो एक्सटर्नल आप ऐसा समझिए कि ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर मीन जो आपको नजर आ रहे हैं, जो आप टच भी कर सकते हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी होती है और इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ये होती है कि उसकी कितनी, जैसे हम किसी भी एनिमल्स की ले लें, उस हम देखेंगे कि उसके ऊपर हेयर्स हैं, उसके लंबे लंबे कान हैं, दे हैव 4 लेग्स हैं, ये उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, यानी बाहर से आप देख लें। इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में ये होता है कि उसमें जो लंग्स हैं वो किस प्लेस पे हैं, किडनीज जो हैं वो कितने किस प्लेस पे हैं, स्टोमिक कहाँ पे है, उसमें आइज किस तरह वो फोकस करती है और इमेज बनता है, फिर वो सुनते कैसे हैं। जैसे स्नेक्स हैं, अब स्नेक्स ऊपर से तो आप देख लेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी ब्राउन है, रेड है, यानी वो तो एक्सटर्नल होगी ना, लेकिन इंटरनल मॉर्फोलॉजी में अब जो स्नेक्स हैं वो तो सुन भी नहीं सकते, स्नेक्स हैं नो ईयर्स, स्नेक जो है उनके कान नहीं होते, तो हमको कैसे पता लगेगा कि सांप कैसे सुनेंगे, जब हम उसकी इंटरनल एनाटॉमी की स्टडी करेंगे। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को दूसरे लफ्जों में एनाटॉमी भी कहते हैं, या आप एनाटॉमी कह लें या इंटरनल मॉर्फोलॉजी कह लें। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको स्टडी करने के लिए हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही से हमें उन चीजों को पता लग जाता है, यानी बाहर से देख के आपको ओवरऑल उसका पता लग जाता है क्या है। लेकिन कुछ चीजों को देखने के लिए हमें उसके इंटरनल, जैसे आइज हैं वो कैसे देखती हैं, इसके हम आपको ऊपर से देख के नहीं बता सकते कि आइज कैसे फोकस करेंगी, फिर वो कैसे इमेज बनेगा, इसके लिए आपको उसके इंटरनल साइड पे जाना है। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में आप ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या, जैसे मैंने आपको स्नेक की एग्जांपल दिया है, तो स्नेक्स जो है वो उसके एयर्स नहीं हो सकते, लेकिन वो सुनता भी है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कैसे सुनता है, जब हम उसकी इंटरनल एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। तो इंटरनल एनाटॉमी दरअसल आपको बताती है कि व्हाट इज द इंटरनल कंडीशन या व्हाट आर द इनर पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी उसके इनर साइड पे क्या है, यानी लंग्स हैं, ईयर्स हैं, हार्ट है, फिर ईयर्स कैसे काम करते हैं, आइज कैसे काम करती हैं, ये सारा कुछ स्टडी जो है वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में या एनाटॉमी में होती है। तो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी जो होती है उसमें हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहेंगे, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहेंगे। बेसिक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर शक्ल और साख्त का मुताला करते हैं, अगर बैरूनी शक्ल और साख्त का मुताला करेंगे देन we called it external morphology. If we are discussed internal structure, then we will call it internal anatomy.
यानी अंदर और बाहर की स्टडी जो है उसको मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी है। अब हिस्टोलॉजी जो है ना वो हिस्ट्री से निकला है। हिस्ट्री क्या होती है कि जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में ये नहीं होता कि आपने ना तो पीक पॉइंट लेना होता है, यानी अगर आप किसी की हिस्ट्री बता रहे हैं तो आप ना उसका पीक पॉइंट लेते हैं ना उसका लोएस्ट पॉइंट लेते हैं, आप मिडल पॉइंट्स लेते हैं, वहाँ से उसकी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो तो सेल होता है, लेकिन सेल लो है और हायर पॉइंट क्या है वो ऑर्गन सिस्टम है। तो जो मिडल है ना, जो इन दोनों के मिड में है वो है टिश्यूज है। तो हिस्टोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री का मुताला करते हैं कि वो कैसे बने हुए हैं। तो उनके बनने का जो मिड पॉइंट है वो टिश्यूज हैं, यानी टिश्यूज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेल से करेंगे तो वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल लेवल होगा। तो टिश्यू लेवल थोड़ा, ऑर्गन टिश्यू के बाद ऑर्गन होते हैं तो ऑर्गन तो बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। तो हम टिश्यू से स्टार्ट करते हैं जिसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो हिस्टोलॉजी में टिश्यूज की स्टडी की जाती है कि टिश्यूज कैसे आगे डेवलप होंगे, तो ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो हिस्टोलॉजी में टिश्यूज की स्टडी की जाती है। बहुत सी टाइप के टिश्यूज हैं, जैसे नर्वस टिश्यूज हैं जो हमारे नर्व सेल्स बनाते हैं, फिर उसके कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो हमारे बोन्स बनाती हैं, फिर और ब्लड भी एक टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड भी, वो पूरी हमारी बॉडी बनाता है। इसके बाद हार्ट में भी बहुत से टिश्यूज होते हैं और हमारी पूरी बॉडी में बहुत से टिश्यूज होते हैं। तो हम हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज क्या होते हैं और उनके क्या क्या काम है। टिश्यूज का क्या होते हैं, व्हाट आर द टिश्यूज, व्हाट आर द फंक्शन। तो टिश्यूज जब बनते हैं